हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। ERW में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या उन पर अभिक्रिया वेग का क्या प्रभाव, अभिक्रिया वेग पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का क्लास हमारा यही रहेगा, यही हम कवर करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं नेचर ऑफ। पहला फैक्टर्स हमारे पास आता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक की प्रकृति। पहला फैक्टर हम लोगों के पास क्या है, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति से क्या मतलब है, यहां पे जनरली आप बात ध्यान से समझिएगा। अभिकारक की प्रकृति से यहां पर आशय यह है कि अगर अभिकारक, यदि हमारा रिएक्टेंट आयनिक कम हुआ, क्या हुआ, आयनिक। पॉइंट फर्स्ट इसमें कहता है कि यदि हमारा रिएक्टेंट क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड, रिएक्टेंट अगर आयनिक कंपाउंड हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। वो क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से बात समझिएगा। जैसे सपोज दैट मैं HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं, कास्टिक सोडा के साथ कराऊं, तो ये रिएक्शन कुछ ही पल में हो जाता है और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है NaCl और H2O में, कन्वर्ट होता है H2O में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सर यहां पर H प्लस अलग और आपका क्या हो जाता है, Cl माइनस अलग रहता है, इधर Na प्लस और OH माइनस रहता है जलीय विलयन में। और यहां पर सिर्फ आयनों को क्या करना रहता है, अपने प्लेस को एक्सचेंज करना रहता है। मतलब ये रेडायन इस कैटायन के साथ और ये रेडायन इस कैटायन के साथ क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और ये रिएक्शन पल भर में हो जाता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि अगर कंपाउंड हमारा आयनिक हुआ, कंपाउंड हमारा आयनिक हुआ बच्चों, तो भाई हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। दूसरा बात यहां ये बोलता है, बी पॉइंट ये कहता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे, कोवलेंट जो कंपाउंड होंगे, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंडों का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंपैरिजन में आयनिक कंपाउंडों से कम होगा। जो कोवलेंट रिएक्टेंट होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग आयनिक कंपाउंडों के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंडों में, कोवलेंट कंपाउंडों में जैसे हमारे पास मैंने लिया N डबल बॉन्ड N, मतलब N2, और ये मैंने ले लिया 3H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां से अगर हमें अमोनिया फॉर्म करना हो, ये अमोनिया फॉर्म करना हो आपको, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य क्या होगा भाई, बॉन्ड बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर बॉन्ड टूटेगा, यहां पर बॉन्ड क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड आपका क्या करेगा भाई, यहां पर बॉन्ड आपके ब्रेक करेंगे और यहां पर भी बॉन्ड आपके क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। जबकि यहां पर बॉन्ड क्या होगा, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे। फिर बॉन्डों को टूटने में और फिर नए बॉन्ड के बनने में कुछ समय लॉस होता है, कुछ समय क्या होता है, खर्च होता है, और इसलिए इनका क्या हो जाता है, रेट स्लो हो जाता है। इसलिए इनका रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके। अब जनरली अगर मैं यहां से सिंपल वे में मैं आप लोगों से बात करूं तो भैया आयनिक कंपाउंडों का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, जबकि कोवलेंट कंपाउंडों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें
दूसरी तरफ अगर हम चलें, यहां पर नेचर ऑफ का रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं, एक तीसरा हम बात कर रहे हैं। इसमें ये मान लो हमारा क्या हो गया फर्स्ट, अब मैं अगर इसमें चलूं सेकंड। अगर हमारे पास रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रकार के दे दिए जाए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो होमोजीनियस 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 जो रिएक्टेंट होते हैं, अगर सभी रिएक्टेंट हमारे होमोजीनियस है तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। अगर रिएक्शन हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है तो कंपैरिजन में इनका रेट ऑफ रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? कम होगा। हेट्रोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। जैसे एग्जांपल मैं देख लूं, एग्जांपल अगर मैं कर लूं, यहां पर मैंने ले लिया H2 प्लस Cl2, दोनों हमने क्या ले लिए? गैस। ये रिएक्शन आपका क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। अगर यहीं पर H2 मैंने क्या ले लिया? गैस फॉर्म में, और गलती से Cl2 को मैं लिक्विड फॉर्म लिया हूं, तो इस रिएक्शन का अगर 2HCl बनेगा तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा बच्चों? थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस के फॉर्म जो होंगे वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड में है। लिक्विड से पहले गैस में कन्वर्ट होगा, फिर ये रिएक्ट करके 2HCl फॉर्म करेगा, और यहां तो ऑलरेडी क्या है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट ही है। तो इसलिए होमोजीनियस जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें सारे रिएक्टेंट सेम फॉर्म मतलब स्टेट में हो, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा, और जिसमें क्या हो? सारे रिएक्टेंट सेम फॉर्म में मतलब सेम स्टेट में ना हो, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। ये भी बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की कहानी हो गई। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तीसरा एक मैं अगर बात करता हूं यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, या आप कह सकते हो तीसरा, ये तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या कह सकते हो? अभिकारक का अस्थायित्व। अभिकारक के अस्थायित्व की अगर बच्चों मैं बात करूं, अभिकारक के अस्थायित्व की, स्टेबिलिटी ऑफ मैं रिएक्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की बात करने पर यह प्रोसेस मिलता है कि जो हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे अभिकारक का स्थायित्व बढ़ा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। इसके स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। अगर हमारे उत्पाद का स्थायित्व बढ़ा तो भैया अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यहां कहने का मतलब कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंप्रूव करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट अगर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव करेगा, बढ़ेगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बेटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? अस्थायित्व पर निर्भर करता है। हमारा अभिकारक जितना अधिक अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, उतना ही तेजी से रिएक्शन होगा। या फिर आप ऐसे बोल दो कि बनने वाला उत्पाद जितना अधिक अस्थायी होगा, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा। क्लियर है? क्लियर है ये? ओके, नोट डाउन। ओके, आगे हम चलते हैं।
अगला हमारे पास दूसरा आ जाओ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट खत्म। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया भैया, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था की बात करेंगे। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भौतिक अवस्था की मैं बात करूंगा, गैस, जो रिएक्टेंट गैस स्टेट में होंगे इनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड वालों का, फिर आपका किसका होगा, सॉलिड वालों का। सबसे कम ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, इंप्रूविंग ऑर्डर है, या कह सकते हो इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। इधर से इधर चलने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। और इधर से इधर चल, मतलब गैस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होगा, फिर लिक्विड का। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मैक्सिमम करेंगे भाई, और मैक्सिमम कोलिजन तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बनाएंगे। बात ध्यान से समझिएगा कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं, और वो सबसे ज्यादा उनमें टक्कर होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा कोलिजन होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन फॉर्म करेगा, गैस जल्दी से फॉर्म करेगा। इसलिए गैस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर हमारे पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में है, मतलब हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, या वेपर स्टेट में है, या वेपर स्टेट में है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा एज द कंपेरिजन में लिक्विड के, एज द कंपेरिजन आपके क्या कह सकते हो, सॉलिड के। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर मैं अगला बात करूं, अगला हमारे पास क्या हो गया, तीसरा टॉपिक मेरे पास जो आ गया वो हम ले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का, या अभिकारक की, सॉरी अभिकारक का ही कर लो, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ध्यान से बात कीजिएगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के। मतलब अगर आपका सरफेस एरिया रिएक्टेंट का, सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस एरिया अगर रिएक्टेंट का बढ़ रहा है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अगर अभिक्रिया का, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं बेटा, एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं आपको एक चीनी का टुकड़ा देता हूं, ये आपका एक चीनी का टुकड़ा है या किसी पिंड का टुकड़ा है। ठीक, ये एक टुकड़ा हो गया, और दूसरी तरफ मैं देता हूं इसी टुकड़े को चूर्ण में कन्वर्ट करके, इसी टुकड़े को चूर्ण में कन्वर्ट कर दिया, और चूर्ण में कन्वर्ट करके आपको मैंने दे दिया ये। मैंने बोला चलो ये टुकड़े का, ये भाई दे दिया, पीसा हुआ हो गया। अब मैंने कहा भाई, दिख नहीं रहा क्या सर,
ये पिसा हुआ हो गया, चलो चूर्ण के फॉर्म में हो गया। अब मैंने एक आपको जग दिया, मैंने कहा ये आपके पास एक मैंने जग दे दिया, इसमें कुछ लिक्विड भरा पड़ा है, इसमें कुछ लिक्विड भरा पड़ा है, लिक्विड भरा पड़ा है। मैंने कहा इस और इसे दोनों सेम क्वांटिटी में है, मतलब सेम मास है इन दोनों का, ठीक है। ये आपका पिंड स्टेट में है और ये आपका चूर्ण किया हुआ है। अब मैं पूछूंगा कि आपसे अगर मैं इसे जल में डालूं या इस सॉल्यूशन में डालूं, इसमें कौन जल्दी से डिसॉल्व होगा, कौन जल्दी से डिसॉल्व होगा, कौन बहुत फास्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर ये पीसा हुआ जो है ये जल्दी डिसॉल्व होगा, और ये क्या करेगा, समय लेगा डिसॉल्व होने में। ये क्या लेगा भाई, समय लेगा डिसॉल्व होने में। क्या करेगा भाई, समय लेगा डिसॉल्व होने में। क्यों लेगा, क्योंकि सर ये पीसा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जल्दी डिसॉल्व होगा, ये बड़ा पार्टिकल्स है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर ये बात नहीं है बच्चों। ये क्या होता है, जब इसे हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे या जिस सोल्यूशन में डालेंगे, तो इसके जो ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स होंगे वही सिर्फ इस लिक्विड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सारे करेंगे नहीं, क्योंकि इसका बाकी सरफेस एरिया क्या है, छिपा हुआ है। लेकिन जब इसे क्या किया गया, बारीक चूर्ण बनाया गया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। इसका सरफेस एरिया क्या है, कंपैरिजन में इसके कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन वहां ज्यादा होगा जहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा। समझ में आया बात। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंप्रूव कर जाएगा। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, सरफेस एरिया हो गया। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, टेम्परेचर। आपका क्या है, ताप। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज करने पर बेटा इंप्रूव कर सकते हो। जनरली इंक्रीज द टेम्परेचर राइज द रेट ऑफ रिएक्शन, आपके अभिक्रिया वेग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जनरली अगर आप क्या करेंगे बेटा, जनरली अगर आप टेम्परेचर इंप्रूव कर रहे हैं तो साथ में आपका क्या हो जाएगा, साथ में आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। अगर आप टेम्परेचर इंप्रूव करेंगे तो जनरली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये बात याद रखिएगा। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंप्रूव करने पर अभिक्रिया जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो मतलब 2 या 3 टाइम क्या होता है, इंप्रूव कर जाता है, मतलब राइज कर जाता है। मतलब जनरली 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन राइज 2 and 3 टाइम, 2 और 3 टाइम या 2 to 3 टाइम। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंप्रूव करते हैं तो जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पर रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहां पे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस इंप्रूव करने पर 2 से 3 गुना इंप्रूव कर रहा है, 2 से 3 टाइम इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, राइज कर रहा है। लेकिन अगर हम 2.5 टाइम बढ़ा दें या 4.5 टाइम बढ़ा दें तब क्या हो जाएगा, तो
तो एक इसके लिए टेम्परेचर इंप्रूवमेंट के लिए एक इक्वेशन आया था जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा गया। क्या कहा गया भाई? आर्हेनियस, आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस का समीकरण, ठीक है, आर्हेनियस का समीकरण जो क्या था, टेम्परेचर के लिए ही था। इनका समीकरण क्या था भाई? K इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA अपान RT। ये फार्मूला था, ये फार्मूला था वैज्ञानिक आर्हेनियस ने दिया हुआ था आपका टेम्परेचर इंप्रूवमेंट के लिए, जहां पर K इक्वल टू क्या था? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट था। और E इक्वल टू क्या था? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आपका EA क्या था? EA इक्वल टू बच्चों क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? संक्रियण ऊर्जा। R क्या था? R क्या था? गैसियस, गैसियस आपका क्या था? कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं T क्या था? टेम्परेचर। T क्या था? टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन, ठीक। और अगर मैं बात करूं A नॉट क्या था? A नॉट को आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, कई नाम से जाना जाता है, आर्हेनियस, आर्हेनियस फैक्टर बोला गया, ठीक है, आर्हेनियस फैक्टर। ये चीजें थी। तो टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर इंप्रूव करने पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है बच्चों। कितना बढ़ जाता है? 2 से 3 गुना। टेम्परेचर जनरली अगर आप कितना बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो जनरली क्या होगा? 2 से 3 टाइम इंप्रूव कर जाएगा या राइज कर जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए अगला। कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्या बोलते हैं भाई? सांद्रता। सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता का सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनरली याद रखिए, जनरली या कह सकते हो सामान्यतः सांद्रता बढ़ाने पर, सामान्यतः सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग सामान्यतः सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। जनरली अगर आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंप्रूव करते हैं तो आपका क्या होता है? सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन यहां पर एक बात उठता है, लेकिन ये कहता है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में सांद्रता का भिन्न भिन्न प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में सांद्रता का भिन्न भिन्न प्रभाव दिखाई पड़ता है। मतलब कहने का मतलब, कभी अगर सांद्रता आप इंप्रूव करेंगे तो अभिक्रिया का वेग 3 गुना बढ़ जाएगा,
3 टाइम इंप्रूव कर जाएगा। कभी आप सांद्रता बढ़ाए तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कभी कभी अगर आपने सांद्रता इंप्रूव किया तो अभिक्रिया का वेग जो होता है पहले अब मतलब पहले की अपेक्षाकृत आधा हो जाता है। मतलब सांद्रता का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कभी कभी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। और कभी कभी क्या हो जाता है, वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, कभी कभी वेग क्या हो जाएगा, दुगना। कभी कभी वेग जो हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो सांद्रता का भाई अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है अभिक्रिया वेग पर, सांद्रता का अलग अलग। लेकिन सामान्य परिस्थिति में हम यही बोलते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मतलब हम अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंप्रूव करें, इंक्रीज करें भाई, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी राइज करता है। बट सभी केसों में ऐसा नहीं होता है। कई केसों में ये क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में जो राइज होता है वो आपका क्या होता है, रेगुलर ना होकर इरेगुलर होता है। कभी कभी वो घट जाता है, कभी कभी 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 10 गुना भी इंप्रूव कर सकता है। तो ये अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में देखने को अलग अलग मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसी बेस पर हम लोगों ने एक टॉपिक अभी आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर, जिसे अभिक्रिया की कोट कहते हैं। और वो ऑर्डर यही बताता है कि किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने पर उस अभिक्रिया का जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कितना टाइम इंप्रूव कर रहा है, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम या 0 टाइम। जितना टाइम इंप्रूव करता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोगों का है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 6 जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता। तो याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता में जितने भी फोटोसिंथेसिस बच्चों रिएक्शन होते हैं, जो प्रकाश प्रभावी या प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाएं हैं, उनमें अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, आप क्या लिख सकते हो, प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाओं, प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाओं में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, लाइट एक्टिव मतलब फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाएं होती हैं, या आपके क्या कह सकते हो, फोटो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं, उनमें अगर आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंप्रूव करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंप्रूव कर जाता है। जनरली जैसे हम लोग एक रिएक्शन देख लें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं मेथेन का रिएक्शन, मेथेन का हैलोजिनेशन करा रहा हूं, किसके प्रेजेंस में, यहां सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहा हूं, और अगर मैं यहां सनलाइट की इंटेंसिटी इंप्रूव करूंगा, तो जितनी अधिक सनलाइट की इंटेंसिटी इंप्रूव होगी, उतनी तेजी से ये रिएक्शन हमें मिलेगा। जितनी तेजी से मतलब यहां पर अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इंप्रूव करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। सभी अभिक्रियाएं जो फोटो
मतलब सिंथेसिस हो या फोटो एक्टिव रिएक्शंस हो, उनमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंप्रूव करने पर आपका क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है। एक फैक्टर और आपके पास बच रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, कैटलिस्ट। ठीक, जो उत्प्रेरक की बात करता है, तो यहां पर लिख सकते हो सामान्यतः उत्प्रेरक अवक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया बात? सामान्यतः जो कैटलिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है। कभी कभी केसों में रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम भी हो जाता है और कई केसों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वैसे के वैसे खड़ा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग इसके क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा अगले क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही, और कल के क्लास में हम मिलेंगे आगे। आपका रेट लॉ टॉपिक है, अभिक्रिया वेग का नियम, या इसे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल्स के साथ हम लोग मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप कंसंट्रेशन इसे रिकवर करते रहिए, और भी अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो बच्चों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टॉपिक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा जो हमारा ऐप है, ऐप हमारा आपके गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां से जाके आप इसके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं और इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।